मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट प्रॉपर्टी को स्टडी किया था ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट की हम प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। आज जो हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, नंबर 8, वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सबसे पहली बात यह आती है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। वहां स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी जो उन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। अब सुनो जरा बच्चों तुम ध्यान से, यहां की कहानी क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए वो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालते थे वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर जो आई थी वो डिटरमाइन किस तरीके से होती है, किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। समझना जरा ध्यान से बच्चों। देखो, हम एक बात जानते हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये मेनली हार्ड होते हैं, मेनली सॉलिड होते हैं, ठीक है। अगर हमें इनके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। जो सॉलिड है हम सबसे पहले उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल सॉलिड से मेटल गैस में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों हम जानते हैं सॉलिड से गैस में कन्वर्जन बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। अगर तुम्हें सॉलिड से वो गैस बनाना है, ऐसा नहीं होगा कि वो मेटल सीधा सॉलिड से गैस बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। पहले वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से गैस बनेगा। लेकिन जो टोटल एनर्जी सप्लाई होगी ना, हम उस एनर्जी को बोल सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी सप्लाई होगी उस एनर्जी का नाम होगा डेल एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमें सॉलिड से गैस में बदलना है, और सॉलिड से गैस में जब बदलते हैं ना तो प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन होता है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक हम सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, ठीक है, यहां तक की बात। अब बच्चों ये बन गया एम गैस, और एम गैस मतलब कि आइसोलेटेड गैसियस एटम। कभी तुमने सुना है आयोनाइजेशन एनर्जी? जब डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ये कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए आइसोलेटेड गैसियस एटम। बच्चों ये वो आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब क्या करेंगे हम इसको देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे। अब हम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर करना चाहते हैं? एक बाहर करना चाहते हैं, दो बाहर करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब बच्चों मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी दी, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ये बन गया एम पॉजिटिव गैस, बन गया। अब नेक्स्ट कहानी क्या है बच्चों? नेक्स्ट कहानी ये है कि मैंने इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, और अगर मैं वाटर के अंदर डिजोल्व कर दूंगा ना बच्चों तो एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और जैसे ही मैं पानी के अंदर इसको डिजोल्व करूंगा ये बन जाएगा एम पॉजिटिव एक्वस। सही बात है बच्चों। अब देखो यहां से एम सॉलिड से एम पॉजिटिव एक्वस बनाने तक जो भी एनर्जी का सम हुआ, जो भी एनर्जी का टोटल हुआ, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगी बच्चों वो किसके बराबर होगी? डेल एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल एच हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, यहां तुम्हारे लिए एक अच्छी बात बताता हूं, सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है। दी जाती का मतलब एब्जॉर्ब होती है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इन दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज नहीं होती, हमेशा दी जाती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी, सॉलिड से गैस बनाने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। तो दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और हम जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, जो रिलीज होती है उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। बच्चों ये वो एनर्जी है जो रिलीज हो रही है, इसलिए बच्चों ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है।
अब मैं हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D सीरीज वाले, उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पढ़ रहा हूं। देखो ये तो कहानी है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। +2 में अगर पढ़ना है तो मैं यहां IE फर्स्ट प्लस IE सेकेंड कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करूंगा तो M2 पॉजिटिव बन जाएगा और उसके बाद M2 पॉजिटिव एक्वस बन जाएगा। तो मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, देखो, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल for 3D series element in +2 oxidation state is following। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब बच्चों, मैं रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ रहा हूं ना, तो मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी वैल्यू पढ़ रहा हूं, E0 M2 पॉजिटिव M। E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं E0 से, और M2 पॉजिटिव M का मतलब मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, जो 3D सीरीज का सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, कल ही हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, स्कैंडियम तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, और अगर स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता तो हम उसके लिए E0 M2 पॉजिटिव M की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब उससे आगे वाला एलिमेंट क्या है, या मैं लिख देता हूं एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट कौन है, टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब देखो, इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी E0 वैल्यू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम जानते हो। जैसे देखो, कॉपर की हमने बहुत ज्यादा पढ़ी है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर, क्या आती थी बच्चों, +0.34 वोल्ट, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर यही वैल्यू है। अच्छा, जिंक के लिए क्या आती थी, -0.76, अरे लिखते थे ना। अच्छा, निकल के लिए बच्चों वैल्यू होती है -0.25, ये भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लिखी हुई है। कोबाल्ट के लिए वैल्यू होती है बच्चों -0.28, ये भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम्हारी लिखवाई हुई है। आयरन की भी मैंने तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखवाई हुई है -0.44। तुम्हारे लिए अच्छी बात यह, तुम्हें ये वैल्यू अभी भी याद नहीं करनी है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और वो हमें समझने हैं अच्छे से। बच्चों, टाइटेनियम के लिए वैल्यू होती है -1.63, वेनेडियम के लिए होती है -1.18, क्रोमियम के लिए बच्चों -0.90 और मैग्नीज के लिए बच्चों होती है -1.18। सही बात है। अब यहां कहानी क्या है, यहां कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ E0 M2 पॉजिटिव M वैल्यू, यानी कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है हमारी 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए। मैंने यहां स्कैंडियम नहीं लिखा है बच्चों, स्कैंडियम इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं और स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। क्लियर है बात। अब सुनो आगे की कहानी क्या है हमारे पास। सुनो, देखो इसकी वैल्यू -1.63 शुरुआत हुई यहां से, फिर उसके बाद -1.18, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू कम हुई, नेगेटिव वैल्यू और कम हुई, लेकिन जब क्रोमियम से मैग्नीज पे गया तो देखो नेगेटिव वैल्यू बढ़ गई। सबसे पहला एक्सेप्शनल तो ये क्रिएट हुआ क्या कि मैग्नीज के लिए जो E0 M2 पॉजिटिव M वैल्यू होती है, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा नेगेटिव होती है। क्लियर है बात। क्योंकि देखो हम तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैग्नीज के लिए जो वैल्यू होनी चाहिए ना -0.90 से कम नेगेटिव होनी चाहिए, इससे नीचे आना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ गया। चलो बच्चों अब चलते हैं आगे। देखो आगे फिर से कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, लेकिन यहां पे जाने के बाद बड़ा एक्सेप्शनल आया। सबकी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, लेकिन कॉपर के लिए जो E0 M2 पॉजिटिव M है वो पॉजिटिव थी 0.34। और उसके बाद एक और एक्सेप्शनल आया जिंक, जिंक के लिए वैल्यू -0.76। देखो
बढ़ गई फिर से नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे सामने तीन बड़े एक्सेप्शनल है और तीनों अपने आप में क्वेश्चन है। एक मैग्नीज का जिसकी वैल्यू ये है, एक कॉपर का जिसकी वैल्यू ये है, और एक जिंक का। हम पढ़ते हैं इनके बारे में वन बाय वन। अब सुनो, सबसे पहली बात कॉपर के लिए पढ़ते हैं। और बच्चों ये एग्जाम के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉपर का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सभी के लिए ई नोट M2 पॉजिटिव M नेगेटिव है, फिर कॉपर के लिए पॉजिटिव क्यों है? तो मेरे प्यारे बच्चों समझना जरा ध्यान से, क्या ई नोट Cu2 या ई नोट M2 पॉजिटिव M फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव भी कितना, प्लस 0.34 वोल्ट। क्यों हुआ ये? दिस इज बिकॉज सुनो जरा बच्चों ध्यान से, एक बात बताओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? देखो ये वाली एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव है। अगर हमारे इन एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब बच्चों समझ जाना, ये हाइड्रेशन एनर्जी है ना, जो रिलीज होने वाली एनर्जी वो ज्यादा है और इन दोनों का टोटल कम है, इसीलिए ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर कॉपर के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो टोटल है, जो पॉजिटिव वैल्यू है, वो तो ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो बच्चों यहां मैं जो रीजन लिख रहा हूं वो सुनना, दिस इज बिकॉज द सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी is larger than hydration energy, is larger than hydration energy। ठीक है बच्चों, ये है हमारी पहली बात। क्लियर है? ये पहला पॉइंट था जो सीधे सीधे हमने अच्छे से समझा है। अब दूसरा पॉइंट समझना तुम। अगली कहानी क्या है कि मैग्नीज और जिंक के लिए जो ई नोट M2 पॉजिटिव M है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा नेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है? तो अब हमें ये समझना है। तो मैं अगला बच्चों ये कह रहा हूं, ई नोट M2 पॉजिटिव M फॉर मैग्नीज एंड जिंक इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन एक्सपेक्टेड। ऐसा हुआ क्यों? बच्चों हम एक बात जानते हैं, मैग्नीज के बारे में तुमने सुना होगा, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s2 और हम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। बच्चों अगर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने के बाद वो क्या बचा? आर्गन 3d5, और तुम जानते हो ये स्टेबल हो गया। बच्चों मैग्नीज जो होता है उसकी प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और उसके स्टेबल होने की वजह क्या है? क्योंकि उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचने के लिए मैग्नीज को हमें कम आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू कम होगी, तो ऑब्वियसली बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? अब यही कहानी जिंक के साथ है बच्चों। जिंक की कहानी क्या है? जिंक ऐसा है, आर्गन है, 3d10 है, 4s2 है। देखो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन बड़े जल्दी से बाहर जाएंगे, इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी बच्चों तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज बिकॉज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई है? अब सुनो आगे की कहानी। बच्चों एक नोट डालना है, और ये बड़े काम का नोट है। नोट क्या डालना है तुमने? देखो किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो तय की जाती है। जैसे हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ के आए हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर इलेक्ट्रो
केमिकल सीरीज पढ़ी थी हमने, वहां मैंने ये समझाया था तुम्हें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक एप्लीकेशन होती है कि वो रिएक्टिविटी के भी बारे में बताती है। जो एलिमेंट ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है। तो बच्चों यहां भी कहानी कुछ ऐसी है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की उतना ज्यादा रिएक्टिव वो मेटल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर तो कम रिएक्टिव होता है क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं जिंक और कॉपर में, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से क्योंकि इसके लिए नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बच्चों उतना ज्यादा रिएक्टिव वो मेटल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू बनाने वाला फैक्टर है कौन? ज्यादा नेगेटिव बनाने वाला फैक्टर कौन है बच्चों? हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड कर रहा है किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी को। अब यहां बच्चों मैं एक बात लिख रहा हूं, बड़े काम की बात लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन की स्टेट की जो स्टेबिलिटी है ना, वो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिसाइड करती है। मैं यहां लिखता हूं द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation state decided on the basis of hydration energy, on the basis of hydration energy। हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसमें? लार्जर द हाइड्रेशन एनर्जी, लार्जर द हाइड्रेशन एनर्जी more stable will be the oxidation state, more stable will be the oxidation state। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी बच्चों उतनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो जरा काम की बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास यहां पे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी जाता है। और मैंने तुम्हें कहा भी था कि कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +1 होती है, एक +2 होती है। +2 ज्यादा स्टेबल क्यों होती है मैंने कहा था बाद में बताऊंगा तुम्हें। अब बच्चों देखो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, देखो ध्यान से। ई नोट वैल्यू Cu पॉजिटिव Cu के लिए दी हुई है 0.52 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है। और ई नोट वैल्यू Cu2 पॉजिटिव Cu होता है बच्चों प्लस का 0.34 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। देखो क्या, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल इतनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इतनी है। अब सुनो जरा काम की बात क्या है। काम की बात यह है बच्चों, कॉपर के लिए जो सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी है वो तो ज्यादा कुछ नहीं बदलेगी। अब इसकी वैल्यू 0.52 वोल्ट, इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट। तो बताना जरा बच्चों इन दोनों में हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? तो बच्चों एक सीधी सीधी बात नजर आ रही है कि इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू कम है। पॉजिटिव वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब ये नेगेटिव वैल्यू कम हो जाए, यही चांस है ना भाई। देखो सब्लिमेशन एनर्जी तो कॉपर के लिए बराबर रहेगी और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो मैं क्या कहूंगा कि पॉजिटिव वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो इसकी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू करने वाला फैक्टर कौन है? तो मैं कहूंगा कि जरूर इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी कम है। ठीक है, इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी कम है और इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। और वैसे भी बच्चों देखो इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होगा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जब भी हम किसी आयन को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या करता है, वो वाटर पोलर नेचर का होता है। पानी में डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर। वो पानी के जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है उनको अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। अब जब अट्रैक्शन होगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से, यहां से कहानी क्या है। कहानी यह है कि इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी, या मैं कह सकता हूं ज्यादा होगी इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। जिसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। तो मैं ये कह सकता हूं फॉर
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, larger hydration energy, hence +2 oxidation state for copper is more stable than +1, is more stable than +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गई ये बात बच्चों? क्लियर है? तो देखो ये कहानी थी हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। इसको साफ कर देता हूं बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और बच्चों तुम्हारे एग्जाम भी हैं 13 से, लेकिन तुम्हें है ना अपनी कंटिन्यूटी बराबर रखनी है। ये जो हम 30 to 40 मिनट के अभी बड़े लेक्चर नहीं बना रहे हैं, छोटे ही लेक्चर बना रहे हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम भी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। लेकिन तुम्हें ये 30 to 40 मिनट जितना भी टाइम का लेक्चर बनता है ये रोजाना देखना है तुमने। देखो जरा ध्यान से, अब आगे क्या है हमारे पास बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9 जो प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, कैटलिस्ट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बच्चों वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तुमने सुना है कैटलिस्ट के बारे में बच्चों? कभी तुम देखना जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उसमें कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं, लगभग 95% चांस है वो कैटलिस्ट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं इन्हीं से होता है वो कैटलिस्ट। जैसे तुमने देखा होगा हम एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अब वो जो हाइड्रोजन जोड़ते हैं या तो लेते हैं PDPT या लेते हैं निकल। अब देखो ये तीनों के तीनों कहां से, तीनों के तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट ही है। इसका मतलब ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब ये कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, हमारा क्वेश्चन यही है कि जो कैटलिस्ट है वो मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट ही होता है। इसके अलावा एस ब्लॉक के एलिमेंट या पी ब्लॉक के एलिमेंट ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करते, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है ट्रांजिशन एलिमेंट। इसकी वजह क्या है? तो बच्चों अब हम लिखते हैं एक बात यहां, ट्रांजिशन एलिमेंट behave as catalyst, behave as catalyst क्यों करता है? this is due to following reason। क्या वजह है भाई इसकी? देखते हैं। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करता है, उसके लिए जो सबसे पहली बात है और सबसे काम की बात है वो ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात तो हम जानते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से होगा क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? देखो बच्चों अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे सामने, उसके बाद मैं लिखूंगा इसके बारे में सारा डाटा। एक एग्जांपल लिया बच्चों मैंने, SO2 और हाफ O2 दोनों मिलके बना रहे हैं SO3। ठीक है बात? SO2 और हाफ O2 ने मिलके क्या बनाया? SO3। और बच्चों ये जो रिएक्शन होती है कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में होता है। अब हमें पता है वेनेडियम जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट ही है, 23 नंबर पे आता है, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22 और वेनेडियम 23 पे आता है। अब ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट का ही कंपाउंड देखो यहां कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैं सबसे पहली बात जो यहां कर रहा हूं ना बच्चों कि ये जो कैटलिस्ट है यहां काम क्या कर रहा है, ध्यान से देखना जरा।
अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखूं तो बच्चों मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, ये जो SO2 है ना सबसे पहले इस कैटलिस्ट के साथ ही जुड़ता है V2O5 के साथ। अब इसको बनाना क्या है, इसको SO3 बनाना है, तो SO2 ने बना दिया बच्चों SO3। मैंने समझाए हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स में कि मैकेनिज्म कैसे करते हैं। बच्चों SO2 ने क्या बना दिया SO3। अब SO3 अगर बनाएगा तो एक ऑक्सीजन यहां से लेगा, तो ये बच के आ गया V2O4। अब हमारी बात क्या है बच्चों कि क्या V2O5 से V2O4 भी बन सकता है। तो बच्चों कल तुमने वेनेडियम के बारे में पढ़ा था, वेनेडियम का नंबर 23, आर्गन 3D और ये 3 और 4s2, ये थी वेनेडियम की कहानी। और मैं बता रहा था वेनेडियम +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हालांकि इसकी +5 ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन ये भी शो करता है। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो ये जो कंपाउंड था वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन ये +4 में भी जा सकता है। इसने इसको ऑक्सीजन दी और +4 में चला गया। हालांकि ये अनस्टेबल है, दोबारा से अपनी इस स्टेट में आना चाहेगा, लेकिन इसने रिएक्शन को तो करा दिया, जो SO3 प्रोडक्ट बनाना था वो तो बना दिया। और वो बना क्यों, क्योंकि इसकी इस खास वजह से इसके अंदर एक खास बात थी। क्या थी वो, कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल सकता है, और इस इंपॉर्टेंस के कारण ही इसने ये वाली रिएक्शन करा दी। अब आगे जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा बच्चों, ये अनस्टेबल V2O4 हमने नीचे उतार लिया, अभी क्या बचा हुआ है हाफ O2, दोनों आपस में जुड़े, दोबारा से क्या बन गया V2O5। देखो कैटलिस्ट ने रिएक्शन को करा दिया और दोबारा से खुद रीजनरेट हो गया। अब हम ऐड कर देंगे, देखो V2O4 से V2O4 कैंसिल और V2O5 से V2O5 कैंसिल, बच क्या गया हमारे पास SO2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इनटू SO3। हमारी ये वाली रिएक्शन आ गई। समझ में आई बात बच्चों। तो देखो कैटलिस्ट ने कितना अच्छा काम किया है। कैटलिस्ट ने क्या किया बच्चों, अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण उसने जल्दी से इंटरमीडिएट स्टेट बनाई। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना, पहले इंटरमीडिएट स्टेट बनती है फिर प्रोडक्ट बनता है, तो इसने जल्दी से इंटरमीडिएट स्टेट बनाई और इंटरमीडिएट स्टेट बनाने के बाद बच्चों रिएक्शन को जल्दी प्रोसीड कराया। तो अब मैं यहां एक बात कह रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज बिकॉज variable oxidation state, so they combine one of the reactant and form intermediate state easily, आसानी से इंटरमीडिएट स्टेट बना देते हैं और रिएक्शन को करा देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट एक और है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। एक रीजन हम ये दे सकते हैं, एक और रीजन है, और वो क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो मेनली हार्ड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेनली सॉलिड या हार्ड भी कह सकते हैं, एंड कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं होता। ये शुरुआत में ही हमने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में हाइड्रोजन, और यहां एरो के ऊपर लिया बच्चों PD और PT, और ये बन जाता है CH3 CH3। ये वाली रिएक्शन हमने अपनी 11th क्लास में भी पढ़ी थी कि जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन को जोड़ना होता है बच्चों, कैटलिस्ट हम PD PT लेते हैं या निकल लेते हैं। अब इनका काम क्या होता है बच्चों, ये जो PD PT या निकल होते हैं ये मेनली सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। इनका काम क्या है, ये अपने सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करने लगते हैं, अपने सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करने लगते हैं, और एडजॉर्ब करने के बाद दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग करके यहां भेजेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन यहां जाके जुड़ जाएंगे। तो बच्चों जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मेनली सॉलिड होते हैं और रिएक्शन कराने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराते हैं जहां आके आसानी से कोई भी गैस आके एडजॉर्ब हो सकती है। ठीक है कहानी यहां तक। तो मैं लिखता हूं एंड कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो
दे प्रोवाइड a suitable surface for adsorption। सही बात है, ये कहानी है। यानी कि एडजॉर्ब होने के लिए, किसी भी गैस को एडजॉर्ब होने के लिए एक सूटेबल सरफेस प्रोवाइड कराता है। एक और बात है बच्चों जो बड़े काम की है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनके पास लगभग सभी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तभी तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं। अब उस अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये जल्दी से एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, या मैं ये कह सकता हूं ये जल्दी से इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं। और बच्चों अगर जल्दी से इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी ना, तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, कभी पढ़ा था तुमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, इंटरमीडिएट स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। बच्चों उस एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम होगा तो रिएक्शन कहीं ना कहीं जल्दी होगी। इसीलिए बच्चों ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है? कैटलिस्ट का काम ही ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रिएक्शन को फास्ट कराना। तो बच्चों अगली कहानी ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट contain unpaired electron, so they form intermediate state या transition state। intermediate state easily by lowering the activation energy, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके वो बड़े जल्दी से, बहुत जल्दी से वो क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं। समझ में बात आ गई बच्चों? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक, ठीक है? तो इसको हटा देता हूं मैं यहां से। देखो बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। 10 प्रॉपर्टी है हमारी, और वो क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हम हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों एक देखो सीधी सी बात है कि कौन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, कौन नहीं होगा, इस बेस पे हम चेक कर रहे हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करने वाला फैक्टर होता है बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं। इसीलिए बच्चों वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अभी मैं यहां जो लिख रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन एलिमेंट आर ऑफ टू टाइप। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट दो टाइप के होते हैं, और वो दो टाइप के कौन कौन से हैं? पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों मैंने सॉलिड स्टेट के अंदर भी बताया था इसके बारे में। और दूसरा है बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होगा? ऐसे सब्सटेंस जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करते। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करते तो उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। और दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, और अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे तो बच्चों उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी। अभी देखो मैं यहां लिख देता हूं, द सब्सटेंस which does not contain unpaired electron,
contain unpaired electron are diamagnetic substance. ठीक है, अच्छा अगली बात, द सब्सटेंस विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. और बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन अगर करता है तो उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी इसका मतलब उनका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा. और वो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं यहां लिखता हूं, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग. इस फॉर्मूला से निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बराबर, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट. ठीक है बच्चों, और यहां जो n है वो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. n क्या है यहां, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है यहां तक की कहानी. अब सुनो जरा ध्यान से, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, हमें आइडेंटिफाई अगर कभी करना पड़ जाए कि कौन सा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. वैसे बच्चों अगर कभी भी तुम्हें यह नजर आता है कि ये वाला सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो हमेशा उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाना. अब सुनो जरा ध्यान से, मैं लिखता हूं आइडेंटिफाई डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक substance in following. तुम्हें जो दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है Zn NH3 4Cl2. बच्चों दूसरा दिया हुआ है CO NH3 Cl3. और थर्ड दिया हुआ है बच्चों FeH2O6 और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है बच्चों, ये दिए हुए हैं हमारे पास, कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं. हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक कौन सा होगा. चलो एक चेंज कर लेते हैं अभी, रुको, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी हमें बाद में. तब अभी यहां मैं ले रहा हूं H2O6, COH2O6 और Cl3. यहां तक की कहानी है. अब ये 3 हमारे पास दिए हुए हैं बच्चों, हमें ये पता करना है इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा और डायमैग्नेटिक कौन सा है. चलो सबसे पहले वाले को देखते हैं. पहला वाला है Zn NH3 और ये हमारे पास Cl2. ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम जो होगा, तुम्हें तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट पहचानना है. पहचान लिया, कौन है, जिंक. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे ना 11th क्लास में, देखो कैसे निकालेंगे. X मान लिया. अब आगे चलो, NH3 के ऊपर बच्चों कोई चार्ज नहीं होता, हम जानते हैं, ये न्यूट्रल होता है. और अगर ये न्यूट्रल होता है तो 4 है ये, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ठीक है आगे चलते हैं. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, -1 होता है. और यहां कितने हैं, 2 है, तो मैं क्या कहूंगा -1 इंटू 2. पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, 0, तो बराबर 0. तो बताना जरा बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, तो मैं कहूंगा बच्चों x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +2. यानी कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या है, +2. अब बच्चों हम जानते हैं जिंक का नंबर होता है 30 और 30 वाले की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s2.
अरे होती कि नहीं होती, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी, Zn +2 आर्गन 3d10, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब d के 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं बच्चों, d के 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 और ये 10, ये d के 10 आ गए। बताना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वाला सब्सटेंस कैसा होगा बच्चों, डायमैग्नेटिक। तो मैं कहूंगा ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक। चलो बच्चों आगे आते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट वाला जो है हमारा एग्जांपल, उसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, ये नंबर 2 है COH2O6 और ये Cl3। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट पहचाना, ये है X। H2O के ऊपर बच्चों कोई चार्ज नहीं होता, H2O न्यूट्रल होता है, तो मैं क्या कहूंगा 6 × 0। क्लोरीन -1 होता है और कितने हैं 3 बराबर क्या 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया +3। हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। अब हम जानते हैं कोबाल्ट का नंबर क्या होता है, कोबाल्ट का नंबर होता है 27। 27 की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2। अरे होगी कि नहीं होगी, ठीक है यहां तक की बात। चलो अब बताना जरा मुझे, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, आर्गन 3d, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करने, 2 यहां से गए 1 यहां से गया, तो 3d में कितने बच गए 6। अब बताना जरा 3d के 6 कैसे आएंगे, 3d के 6 हम इस तरीके से फिल करेंगे, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 और ये 5 ये 6 और ये 7, हमें 6 ही फिल करने हैं ना, तो 6 फिल करने हैं, तो ये 6 हो गए। देखो कितने हो गए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हम 3d के अंदर इस तरीके से फिल करेंगे। अब हमें नजर आ रहा है 1 2 3 और 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ये कहूंगा ये वाला सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नेचर का है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक अगर कभी भी होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकता हूं बच्चों। बताना जरा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेगा, n × n+2, n की वैल्यू कितनी 4, तो 4 × 4+2 का अंडर रूट कितना आया, √24, √24 का मतलब 4.9। ठीक है, इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ये बच गया एग्जांपल, ये तुम करके देखना। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर कभी भी देखना हो बच्चों तो तुम्हें ये देखना है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो पैरामैग्नेटिक, और जब भी वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा बच्चों हमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाना पड़ेगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है कंटेन तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी, कुछ प्रॉपर्टी बची है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बस हमें 2 कंपाउंड की स्टडी करनी है, फिर हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट धीरे धीरे लगभग एंड की तरफ आएगा। बच्चों अच्छे से पढ़ते रहो, जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है डाउट आता है मेरे से पूछना है। थैंक यू।